तो राजस्थान में जो उपचुनाव होने वाले हैं और जो बाय इलेक्शन होने वाले हैं, उसकी स्थिति अब करीब करीब बिल्कुल साफ हो गई है। कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने अपने सातों जगह पे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आपको बता दूं कि 7 जगह पे ये चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, और कांग्रेस ने सातों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने भी अपने 7 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 84 का जो घोषित नहीं किया था वो भी घोषित कर दिया। और बाप ने भी, जो भारत आदिवासी पार्टी है, उसने भी 2 जगह से अपने उम्मीदवार लगाए हैं, और आरएलपी ने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब ये इस उपचुनाव के अंदर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि जो भी उपचुनाव की जितनी भी सीटें हैं वो ऐसा माना जा रहा है कि उसमें कांग्रेस प्रभावित ज़्यादा सीटें हैं। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस ने गठबंधन पर भरोसा क्यों नहीं किया, क्योंकि शुरू से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर मान लो ये 7 सीटों पर, पहले 6 थे, बाद में जो सलूम्बर के विधायक हैं अमृतलाल मीणा, उनकी डेथ के बाद में 7 जगह ये चुनाव अब हो रहे हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो कांग्रेस है, क्योंकि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से लड़ी और जीत हासिल हुई, तो इसमें भी कहीं ना कहीं गठबंधन होगा। और जो विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव में भी जो कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन किया था, आरएलपी से गठबंधन किया था, तो अभी इस उपचुनाव के अंदर भी कम से कम ये था कि जो आरएलपी है और भारत आदिवासी पार्टी है, इनसे गठबंधन कांग्रेस कर सकती है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और उसने सीधे 7 सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। बीएपी और आरएलपी से गठबंधन क्यों नहीं किया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले से जो बयान आ रहे थे, लगातार जो बयान आ रहे थे, चाहे वो हनुमान बेनीवाल के बयान हो या भारत आदिवासी पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं राजकुमार रोत, उनके बयान हो, या और भी जो नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के बयान हो, तो वो कहीं भी ये क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि जो उपचुनाव है उस उपचुनाव के अंदर गठबंधन होगा। लगातार ये बयान विरोध में आ रहे थे। अगर मान लो बाप के नेता हैं या हनुमान बेनीवाल हैं जो आरएलपी के सुप्रीमो हैं, वो अगर बयान देते थे तो वो लगातार कांग्रेस के विरोध में देते थे। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी अक्सर इस जो गठबंधन की बात को न तो स्वीकारते थे न नकारते थे। लेकिन अब ये देखा सामने आ गया कि कांग्रेस ने सब तरफ 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। तो बेनीवाल और रोज से कांग्रेस ने आखिर क्यों नाता तोड़ लिया? क्योंकि अभी जो पिछले विधानसभा चुनाव ले लो, चाहे लोकसभा के चुनाव ले लो, इनसे आपने देखा होगा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर राजकुमार रोत यानी कि बाप भारत आदिवासी पार्टी से कांग्रेस ने गठबंधन किया था, और गठबंधन करने के बाद ही जो राजकुमार रोत को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई थी। इधर हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किया था, विधानसभा चुनाव के अंदर गठबंधन किया था। तो आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि इस उपचुनाव के अंदर कांग्रेस ने ये गठबंधन तोड़ दिया? लोकसभा में जिस तरह से प्रदर्शन रहा, जो इंडिया अलायंस का जो प्रदर्शन रहा, उस हिसाब से तो ये गठबंधन और ज़्यादा गहरा होना चाहिए था। लेकिन अब जब 7 सीटों पर स्थिति सामने हो गई है, तो 3 सीटें हमको दिखती हैं जिसके अंदर मुकाबला त्रिकोणीय है। पहली सीट खींवसर, जहां पर हनुमान बेनीवाल की जो पत्नी है वो चुनाव लड़ रही थी, और लगातार जो हनुमान बेनीवाल है वो ये लगातार कह रहे थे कि मतलब कांग्रेस को एक तरीके से समझा रहे थे कि वो यहाँ से अपना कैंडिडेट नहीं उतारे। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और उसने भी एक महिला कैंडिडेट उतार दी। इधर सलूम्बर के अंदर भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पे या तो कांग्रेस का कैंडिडेट ही उतरेगा या फिर बाप का कैंडिडेट उतरेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। इधर 84 जो कि भारत आदिवासी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर तो 100% ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो यहाँ पर गठबंधन होगा और कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी और भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब तो अगर मान लो
इस उपचुनाव के बाद में जो भी रिजल्ट आता है तो उसके बाद में गठबंधन का क्या होगा, ये भी एक काफ़ी बड़ा सवाल है। क्योंकि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस एक तरीके से इस उपचुनाव के अंदर खुलकर सामने आ गई है। चाहे जो आरएलपी का खींवसर है वो भले हनुमानगढ़, जो इसका हनुमान बेनीवाल का आरएलपी का गढ़ हो 84, चाहे भारत आदिवासी का गढ़ हो, लेकिन इसके बावजूद जो कांग्रेस ने है गठबंधन नहीं किया और गठबंधन अपना तोड़ दिया। इंडियन अलायंस में कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस थी, अगर लोकसभा चुनाव की हम देखें तो वो पहले से कहीं बेहतर हुई है, चाहे राजस्थान के अंदर हो चाहे यूपी के अंदर हो, काफ़ी बेहतर हुई। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे कि अभी जो हरियाणा के अंदर जो हुआ, हरियाणा के चुनाव के अंदर हुआ, उसमें कांग्रेस को अपनी हार से बहुत बड़ा झटका लगा और कांग्रेस हिल गई। मतलब हरियाणा के अंदर कांग्रेस फुल फ्लैश लड़ी थी और हार गई और ये उसको झटका लगा। अब उस कांग्रेस दरअसल ये बताना चाहती है कि क्योंकि जब फुल फ्लैश लड़ी और हार गई तो अब ये बातें होने लग गई कि अब कांग्रेस फुल फ्लैश किसी भी राज्य के अंदर नहीं लड़ सकती और उसको कहीं ना कहीं बैसाखी की ज़रूरत है। तो अब कांग्रेस ये बताना चाहती है कि उसे बैसाखी की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए उसने ये उपचुनाव के अंदर एक प्रयोग किया है। और इसलिए न तो उसने आरएलपी से गठबंधन किया और न ही उसने भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन किया। हनुमान बेनीवाल की अगर बात करें, क्योंकि जब गठबंधन की बातें चल रही थी तो ऐसा सुनने में ये आ रहा था कि हनुमान बेनीवाल 2 से 3 सीटें मांग रहे हैं। इधर जो भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत हैं वो भी 2 सीटें मांग रहे थे। बाद में उनकी मांग डिमांड थी वो 2 हो गई थी। सलूम्बर में भी वो अपना कैंडिडेट चाहते थे और 84 में भी अपना कैंडिडेट चाहते थे। तो अगर मान लो 2-2 सीट भी दे देते तो कांग्रेस के पास में क्या बचता, 3 सीटें बचती। और कहा यह जा रहा है कि जो 4 सीटें हैं, 4 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल साफ नजर आ रही है। तो इसके बाद में कांग्रेस ने यही सोचा कि अगर मान लो गठबंधन कर लेते हैं तो एक तो जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूटता। अगर 4 सीटें, अगर 7 में से 4 सीटें भी अगर वो जीतेगी, इन 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है या जो भी है, अगर वो उसके पक्ष में नहीं रहती और 4 सीटों पर भी जीतती है, तब भी कांग्रेस इस उपचुनाव के अंदर अपनी इज्जत तो बचा सकती है। क्योंकि अगर मान लो हनुमान बेनीवाल को अगर वो 2 से 3 सीटें भी दे देती, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है आरएलपी, उसका एक भी विधायक अभी मौजूदा स्थिति के अंदर नहीं है। बाप पार्टी हालांकि लगातार आगे बढ़ रही है, जो भारत आदिवासी पार्टी है वो लगातार आगे बढ़ रही है। झारखंड के अंदर अभी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर वो चुनाव लड़ रही है। यही नहीं, महाराष्ट्र में भी वो अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। और तो और कई बार तो कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो राजकुमार रोत हैं, उन राजकुमार रोत को झारखंड के अंदर जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ और जिस तरीके से, मतलब झारखंड के अंदर एक वो इतना बड़ा वो नेता बन के उभरे हैं, तो ये भी कई खबरें निकल के आई कि हो सकता है कल को झारखंड के वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो इस भारत आदिवासी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने यहाँ पर समझौता नहीं किया। कांग्रेस ने जो 3 सीटें थी, सलूम्बर, खींवसर और 84, इन तीनों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए बिना कोई समझौता किए। अब यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। खींवसर पर मैंने आपको बता दिया कि जो रतन चौधरी हैं वो सामने आई हैं और हनुमान बेनीवाल की पत्नी ने हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को उतारा है। तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूं कि जो 2023 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे, यहाँ पर जीत का मार्जिन बहुत कम था। हनुमान बेनीवाल जीते थे लेकिन जीत का मार्जिन था वो 2000 के आसपास ही था। इसलिए हनुमान बेनीवाल को अपना वर्चस्व अगर मान लो बचाना है तो खींवसर की सीट उसको अपने पक्ष में करनी पड़ेगी। और खींवसर की सीट उसके पक्ष में तभी हो पाएगी जब कांग्रेस अगर गठबंधन करती है, अपना कैंडिडेट वापस लेती है तो। और हनुमान बेनीवाल ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन जो कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारा है उसको वो वापस ले ले, लेकिन कांग्रेस फिलहाल इस मूड में लग नहीं रही है। इधर जो हनुमान बेनीवाल है लगातार उनके बयान पे बयान लगातार आते जा रहे हैं। इधर अगर बात करें तो जो भारत आदिवासी पार्टी वहाँ पे वो काफ़ी जोर मार रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी ये लगातार कदम आगे बढ़ रही है और उसकी डिमांड
लगातार बढ़ती जा रही है। अगर मान लो यहाँ पर कांग्रेस अगर उसकी बात मान लेती, सलूम्बर में भी उसको समर्थन दे देती और 84 में भी समर्थन दे देती, तो कांग्रेस को लगता है कि उसकी डिमांड लगातार बढ़ती और वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, वहाँ पे भी वो काफ़ी बड़ी मांग कर सकती थी। इसलिए उस पर थोड़ा अंकुश लगाने के लिए भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने यहाँ पर समझौता नहीं किया, जो गठबंधन है वो यहाँ पर नहीं किया और अपना उम्मीदवार उतारा। अब सलूम्बर 84 की जो स्थिति है वो स्थिति त्रिकोणीय हो गई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भविष्य के गर्भ के अंदर है, लेकिन कांग्रेस को इस जो ये नई रणनीति है, इस नई रणनीति के अंदर कांग्रेस को कितना फायदा होगा और कांग्रेस कितना आगे बढ़ेगी या कांग्रेस किस तरीके से उभरती है। क्योंकि अभी हाल के अंदर जो चुनाव हुए, हाल के अंदर जो हरियाणा के चुनाव हुए, उसके अंदर कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ, लेकिन ये उपचुनाव के अंदर ये कोशिश करेगी कि कांग्रेस इस चीज को थोड़ा सा धोए। तो इसमें ये कांग्रेस की जो नई रणनीति है, इसमें इसको कितना फ़ायदा होगा ये तो जो रिज़ल्ट है उपचुनाव का वही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।